हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेयर एंड एजुशेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में पार्ट पढ़ा था वो था लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर। अब लीवर के बाद जो पार्ट बचा है वो है पेनक्रियाज। हम पेनक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ द लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पेनक्रियाज क्या है? ये एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सहायक ऑर्गन के रूप में काम करता है। और ये पहले भी मैंने बताया था कि जो डिओडिनम है, डिओडिनम जो सी का शेप बनाते हुए जो वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वही डिओडिनम पार्ट में बीच में, यानी उसकी दोनों आर्म्स के बीच में ये सिचुएट होता है। बीच में ये इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसका जो कलर है वो पिंक कलर होता है। पिंक कलर का ऑर्गन होता है और इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। पेनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। पहली सबसे बड़ी ग्लैंड जो बॉडी की है वो है लीवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसका जो शेप है वह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो लंबाई होती है इसकी 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और जो इसका वेट है, वजन होता है, वो 60 to 90 ग्राम तक होता है। लीवर का वजन हमने 1.5 किलोग्राम पढ़ा था कि 1.5 किलोग्राम लीवर का वेट होता है और ये पेनक्रियाज का वेट 60 to 90 ग्राम में होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं? हेड, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज एंड टेल, ये 3 पार्ट लिखे हुए हैं। अब आप देखिए हेड कौन सा होगा? ये वाला पार्ट इसका यहाँ से जो स्टार्ट है वो हेड होगा। बीच वाला पार्ट क्या होगा? बॉडी ऑफ पेनक्रियाज होगा। और टेल, इसका जो लास्ट में यहाँ पे पतला हो रहा है पार्ट, वो क्या है? टेल पार्ट है। जो ये पेनक्रियाज है ये एब्डोमिनल पार्ट है। हम देख रहे हैं एब्डोमिन का हिस्सा है, ये डिओडिनम से ऐड है, तो ये एब्डोमिनल पार्ट है। जो इसके बीच में एक डक्ट दिखाई दे रही है, ये पतली सी ऐसी डक्ट गई है यहाँ पे बीच में, ऐसी बनी हुई है इस टाइप से स्ट्रक्चर। ये डक्ट जो है पेनक्रिएटिक डक्ट कहलाती है। यहाँ पेनक्रिएटिक जूस बनता है यहाँ पे। यहाँ 2 टाइप्स ग्लैंडुलर सेल पाई जाती हैं। जो अग्नाशय ग्रंथि है इसको मिश्रित ग्रंथि कहने का भी ये कारण है कि यहाँ 2 प्रकार की ग्लैंडुलर सेल यानी ग्लैंड सेल पाई जाती। कौन कौन सी? एक होती है एक्सोक्राइन सेल और दूसरी होती है एंडोक्राइन सेल। जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, पहले इसमें अंतर हमें पता होना चाहिए कि इसमें अंतर क्या है। जो एंडोक्राइन सेल होती हैं इसको हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में बहुत सारी पाई जाती हैं, जो केवल कैसी होती हैं? जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इनको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो एंडोक्राइन सेल कितनी होती हैं? 10% होती हैं। जो टोटल सेल होती हैं उनका 10%, यानी पेनक्रियाज में 10% एंडोक्राइन सेल होती हैं एंड 90% एक्सोक्राइन सेल होती हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 90% एक्सोक्राइन सेल होती है। इसीलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरीके कार्य करती है। दोनों ही ग्रंथियों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो 10 से लेकर के 20 यानी 10 से लेकर 20 लाख तक ग्लैंड, छोटी छोटी सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटी छोटी सी ऐसे बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स का ग्रुप पाया जाता है। छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती, इनके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं इस टाइप से। इनका ये ग्रुप पूरा पाया जाता है। इसको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये करते क्या हैं? ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ये लिखा हुआ है, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। एक्चुअली लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं इनसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन का सिक्रीशन एंड सेकेंड जो ये स्रावित करती हैं वो कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन हार्मोन है। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। जो इंसुलिन का काम है, इंसुलिन क्या करता है? जब भी हमारे शरीर में, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं खाने में, तो ग्लूकोज की एक लिमिट मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो ये इसका नियंत्रण, ग्लूकोज की बॉडी में
क्वांटिटी का जो नियंत्रण या कंट्रोल है वो कौन करता है, वो ये हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। बॉडी में कंट्रोल किसका, शर्करा का या ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो इंसुलिन करता है। तो अब यदि ये इंसुलिन कम मात्रा में निकले, कम मात्रा में यदि इंसुलिन स्त्रवित होगा, किससे स्त्रवित होगा, इससे लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। यदि कम मात्रा में इंसुलिन स्त्रवित होगा तो क्या होगा, ये सेल्स को कम मात्रा में ब्लड से ग्लूकोज लेने के लिए फोर्स कर पाएंगी। मान लीजिए कि ये ब्लड की सेल है, अब ये ब्लड की सेल है, सेल कहाँ होगी, रक्त में। रक्त में ये यहाँ अलग सेल पाई जा रही हैं और ये सेल अलग है। ये सेल क्या करती हैं, रक्त से ग्लूकोज को खींच लेती हैं। लेकिन कैसे खींचती हैं, जब यहाँ इंसुलिन हार्मोन इनको कहता है कि खींचो, तब ये खींचती हैं। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से आ रहा है, ये आपकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से आ रहा है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ये इंसुलिन हार्मोन सेल्स को ब्लड से ग्लूकोज लेने को कहता है। किस वजह से, कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा ना हो पाए। लेकिन यदि ये इंसुलिन कम मात्रा में निकलेगा, कम मात्रा में निकलेगा तो यहाँ का फोर्स क्या होगा, ये फोर्स कितना होगा, कम हो जाएगा। जब ये फोर्स कम हो जाएगा तो ये सेल जो है ब्लड से जो ग्लूकोज ले रही हैं वो कम मात्रा में लेंगी। यानी ये जो सेल है, ये सेल इस ब्लड से ग्लूकोज कम मात्रा में लेंगी। कब, जब इंसुलिन कम होगा। जब इंसुलिन कम होगा तो ये ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको कम मात्रा में लेंगी। इससे क्या होगा, इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ये ग्लूकोज क्या होगा, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलेगा और इसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। और इसी डायबिटीज़ की रोकथाम की वजह से ही हम एक डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं, जिसको मधुमेह दिवस हिंदी में कहते हैं। 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, जीके का क्वेश्चन है ये, कि 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गई इंसुलिन की कम मात्रा में। अब मान लीजिए इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से उसको बोलेगा, ये इंसुलिन है, ये सेल्स को तेज़ी से बोले भाई फटाफट आप ग्लूकोज लीजिए, ये ग्लूकोज है। अब रक्त से ग्लूकोज जल्दी ले रहे हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाएगी तब भी एक हमें रोग या डिसीज़ जनरेट हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों, क्योंकि ये जो रक्त से ग्लूकोज सेल ले लेती हैं, जल्दी ले तो लेती हैं लेकिन उसको ऊर्जा में चेंज नहीं कर पाती हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं। उससे क्या होता है, भोजन करने पे भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं हो पाती, एनर्जी मिल ही नहीं पाती है। तो हमें क्या लगता है, बेहोशी, थकान, इस टाइप से लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉक भी कहते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको अग्नाशय या पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया होगा। ये मैंने लिखा भी है, हायर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इंसुलिन कम निकलता है तो डायबिटीज़, और इंसुलिन ज़्यादा निकलता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आपका डाइजेशन के सारे ऑर्गन्स के बारे में मैंने उनकी जो स्ट्रक्चर थी उनको भी एक एक करके समझा दिया, बता दिया है, और उनके फंक्शंस भी बता दिए। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा रह गया, वो थोड़ा सा देख लें उनके मेन पॉइंट्स कि मेन इसमें निचोड़ क्या है। जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, डाइजेशन के 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी दे दिया जाए, चौथा 3 एक जैसे ये दे दिए जाएं इनमें से और चौथा अलग दे दिया जाए, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाइजेशन का स्टेप नहीं है। अब इसमें ये करते क्या है, इंजेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी जब हम इनटेक अवर फूड यानी फूड लेते हैं माउथ से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन क्या है,
accomplished by मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यहाँ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो चलती हैं उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर ग्रोथ एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो हमने एब्जॉर्ब किया है फूड न्यूट्रिएंट्स के रूप में, उससे क्या होती है, उससे ग्रोथ होती है हमारी और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इजेशन, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर थ्रू आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो शरीर में हार्मफुल होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते, पचे हुए भोजन के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। इस तरीके से जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी है वो समाप्त हुई। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। थोड़ा सा डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बताना था। कुछ जो एंजाइम इनमें भाग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में, उनके बारे में बताना है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम जो है ये दो प्रकार का होता है, एमाइलेजेस एंड डाइसेकेराइड्स। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं बॉडी में, पॉलीसेकेराइड्स माने जटिल शर्कराएं जो होती हैं, सबसे पहले डाइसेकेराइड यानी थोड़े से सरल में टूटती हैं। डाइसेकेराइड में टूटती हैं, किसकी मदद से टूटती हैं, एमाइलेज एंजाइम की मदद से टूटती हैं। इस एमाइलेज एंजाइम की मदद से जब वो टूट जाती हैं, उसके बाद ये जो डाइसेकेराइड है ये मोनोसेकेराइड में टूटता है, और मोनोसेकेराइड में इस रूप में भोजन पच जाता है हमारी बॉडी में। इसमें मोनोसेकेराइड शुगर कौन कौन सी है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये तीनों कौन सी शर्कराएं हैं, या पॉलीसेकेराइड्स दे दिए जाएंगे, उनके साथ मोनोसेकेराइड एक दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा इनमें से मोनोसेकेराइड कौन सा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोटीनेजेस या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस और एक्सोपेप्टाइडेजेस। इसमें इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है, प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को ये सरल प्रोटीन में जो जटिल प्रोटीन होती है उसको सरल प्रोटीन यानी प्रोटियोजिस और पेप्टोन में तोड़ देते हैं। ये होता है इनका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का काम। नेक्स्ट है लाइपेजेस एंजाइम। लाइपेजेस एंजाइम का काम क्या होता है, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। जो फैट्स होती है हमारी बॉडी में, जो जटिल फैट्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फैट होती है, उसको ये लाइपेजेस एंजाइम पहले डाइग्लिसराइड्स में तोड़ता है और फिर ये डाइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ते हैं। इस प्रकार से ये सिंपल फैट में टूट जाता है और फिर डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लिएजेज एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोटाइड्स में बदलते हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में बदलता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जटिल कंपाउंड है, उसका जो सिंपल है उसके बाद वो है न्यूक्लियोटाइड्स, नेक्स्ट उसके बाद न्यूक्लियोसाइड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों में, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, इनमें से सबसे सिंपल फैट कौन सा है, और इनमें नन ऑफ दिस भी आंसर होगा 4 नंबर का, तो आपको वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड को सिलेक्ट करना होगा। ये हमारे डाइजेशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि हम देखें साइंस में तो किसी भी एग्ज़ाम में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कुछ ना कुछ एक किसी न किसी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो विटामिन्स को सबसे पहले शुरू करें तो हमें ये पता होना चाहिए विटामिन्स नाम दिया किसने। ये कैसिमर फंक ने दिया, आपने भी पहले पढ़ा होगा। 1911 में कैसिमर फंक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये विटामिन नाम दिया था। और ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी, सी एंड ए, डी, ई, के। ये 2 प्रकार के क्यों लगाए मैंने, क्योंकि ये क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल है, और ए, डी, ई के क्या है, ये फैट में सॉल्युबल है। बी, सी सॉल्युबल इन वाटर, ए, डी, ई के सॉल्युबल इन फैट्स। ये हो गई बात। अब
सबसे पहली बात तो ये कि विटामिन हमारे शरीर को देते क्या हैं, तो ये हमारे शरीर को एनर्जी तो नहीं देते हैं। एनर्जी हमने पूरा पढ़ लिया अभी कि डाइजेशन हमको एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, इनसे सबसे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती, पर ये हैं बहुत ज़रूरी। हमको हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, ये खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, हम हर किसी से सुनते हैं। तो फिर ये हमको क्या देते हैं, एक्चुअली ये हमारी डिसीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज़ से, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। इनसे कोई किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। अब विटामिन बी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। पहले मैं सीक्वेंस में आपको नाम बता देती हूँ, फिर इससे संबंधित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे या इसके स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन B1 है थायमिन, उसका रासायनिक नाम है। B2 राइबोफ्लेविन। B3 निकोटिनिक एसिड, इसका और भी नाम है नियासिन या इसको PP भी कहते हैं। विटामिन B5 पेंटोथिनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है बायोटीन का, आप ध्यान रखिएगा। और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12। एक और होता है विटामिन B7, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फॉलिक एसिड, विटामिन B9 होता है ये फॉलिक एसिड, विटामिन B9 आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विटामिन C, जो कि वाटर में सॉल्युबल है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाटर सोल्यूबल हो गए। अब फैट सोल्यूबल देखें, इनमें कौन कौन है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। ये मैंने इनके सबके आपको नाम बता दिए। अब नेक्स्ट हम इनके काम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ये बात मैंने आपको बता दी कि विटामिन प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। वाई, क्योंकि ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं बल्कि डिसीज से प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इनका जो फंक्शन होता है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है और ये ग्रोथ एलिमेंट भी कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जो खास चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ बताई हैं ताकि आपको भी बोरियत महसूस ना हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँच जाएं। विटामिन ए के रासायनिक नाम जो हैं उनको अच्छे से याद रखिए। रेटिनॉल भी कहते हैं, एक्जीरोफाइटॉल भी कहते हैं और कैरोटीन भी कहते हैं। इतने विटामिन ए के नाम हैं। विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं बनता, यानी हमारी बॉडी में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। दूसरी चीज़ इससे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये अधिक ताप पर विटामिन ए नष्ट हो जाता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर किसी चीज़ में विटामिन ए है तो वो ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात क्या है कि ये हमारे शरीर की वृद्धि में भी सहायक है। नेक्स्ट, ये तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। नेक्स्ट, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमें आँखों संबंधित जो मेन रोग होता है वो है रतौंधी। रतौंधी का दूसरा नाम है निशांधता और बोलते हैं मोतियाबिंद भी और कैटरैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट नाम है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको हो सकता है रतौंधी ना दे, रतौंधी की जगह आपको निशांधता पूछ दे कि किसकी कमी से निशांधता हो जाती है या किसकी कमी से कैटरैक्ट रोग हो जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सभी नाम रतौंधी के हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है। अब इनके स्रोत क्या क्या हैं, इनके स्रोत हैं पका आम, ये सारे लिखे हुए हैं। मिल्क, जो फ़िश का ऑयल होता है, फ़िश के ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है। अंडे की जो जर्दी होती है उसमें विटामिन होता है, पपीता में होता है, हरी सब्जियों में होता है, गाजर में, पालक में भी होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, उसमें पका आम ऑप्शन दिया गया था और ऐसे विटामिन सी वाले ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें आपको लगाना था पके आम में होता है। क्यों? क्योंकि पके आम में विटामिन सी भी होता है, इसलिए क्वेश्चन हमको भ्रमित करता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है थायमीन की कमी से। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और इसकी कमी से लकवा भी हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं वो क्या हैं, खमीर यानी यीस्ट है और चावल है। चावल या गोल्डन धान जो होता है उसमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है। चावल को ज़्यादा धोने से विटामिन B1 निकल जाता है।
नेक्स्ट है विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, मतलब पाचन होने में प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं होता कार्बोहाइड्रेट। और इसकी कमी मोतियाबिंद का भी कारण बनती है, यानी ये आइस को भी इफ़ेक्ट करता है। इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो वज़न में भी कमी होती है, और ये सब काम होते हैं तो फिर नेत्र के रोग भी हो जाते हैं। जो इसके लक्षण हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो हैं कि स्किन में रूखापन आता है, वज़न कम होने लगता है, और होंठ त्वचा में दोनों में रूखापन दिखाई देता है। जिसके स्रोत हैं वो क्या है? दूध, हरी सब्जियां, अंडा और खमीर, यानी कि दूध हमारे भोजन में हमेशा शामिल होना चाहिए, हरी सब्जियां तो हमें रोज़ ही खानी चाहिए। विटामिन B3 नेक्स्ट। इसका जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनिक एसिड, या इसको नियासिन भी कहते हैं। नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, और इसके जो स्रोत हैं अनाज, लीवर, मक्का, फल, दूध, मांस, ये सभी खाने से विटामिन 3 की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड के लिए, क्योंकि जो मानसिक व्याधियाँ होती हैं, मानसिक व्याधियाँ दैट मीन्स कि जो कुछ लोग होते हैं मानसिक रूप से थोड़ा सा समझ में नहीं आता उनको, कुछ बोलते हैं समझ नहीं पाते, देर से समझते हैं, सुनते हैं ध्यान नहीं देते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम विटामिन B6 की कमी से होती हैं, इसलिए मानसिक व्याधियों के लिए उत्तरदायी है। और नेक्स्ट, स्वप्न को याद रखने में सहायक है, इसलिए इसको ड्रीम मेमोरी विटामिन भी कहते हैं। कैसे? जैसे कई बार होता है हम स्वप्न देखते हैं और हम याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, तो जो भी सपने हम याद रखते हैं वो विटामिन B6 की वजह से होता है। दैट मीन्स कि ये ड्रीम मेमोरी विटामिन कहलाता है। इसकी कमी से एक प्रकार का एनीमिया हो जाता है, जिसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। मैक्रोसाइटिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया से शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। इसका स्रोत भी हरी सब्जियां और मांस है। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है, यहाँ पर नोट्स में मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करना, ब्लड को बनाना। और इसकी कमी से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनमें एनीमिया हो जाता है, यानी ऐसी लेडीज़ के लिए विटामिन B9 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके जो स्रोत हैं वो हैं दालें और हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन या साइनोकोबालमिन भी कहते हैं। इसकी यदि कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो घातक रक्त अल्पता हो जाती है, यानी डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, जिसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, ये इससे कई बार डेथ भी हो सकती है यदि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है तो। और इस विटामिन में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो सिंबल है वो CO है। कोबाल्ट नाम का एलिमेंट पाया जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा है साइनोकोबालामाइन या साइनोकोबालमिन। जिसका स्रोत है वो है मांस, लीवर, अंडा, दूध। लाभदायक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो शाक सब्जियों में विटामिन B12 एब्सेंट होता है। दैट मीन्स कि मांस, लीवर, अंडा, दूध में तो विटामिन B12 पाया जाता है, लेकिन शाक सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है विटामिन B5। ये थोड़ा रह गया था, इसको मैंने बाद में ऐड किया है। विटामिन B5 जिसका कि रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाते हैं और बालों का सफ़ेद होना भी इसी की वजह से होता है, विटामिन B5 की वजह से। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है। यदि इस विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है तो फिर वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यानी ये विटामिन D कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी सफल बनाती है हमारी बॉडी, तभी इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। और जो ये विटामिन D है ये कैसे बनता है हमारी बॉडी में, कहाँ पाया जाता है? एक्चुअली हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन के नीचे की जो स्किन है वहाँ पे एक जो तत्व है वो पाया जाता है, एक
पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं एल्बोस्टेरॉल। ये एल्बोस्टेरॉल क्या करता है, जब सूर्य की धूप पड़ती है, यदि हम पीट करके बैठ जाएं, सूर्य की धूप जो पड़ती है तो सूर्य की धूप में जो विटामिन डी होता है उसमें ये चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सूर्य के सामने बैठें तो पीट करके बैठना उपयुक्त होता है। तो एल्बोस्टेरॉल जो है विटामिन डी में चेंज हो जाता है। यहाँ वी लिखा है, डी कर लीजिएगा। विटामिन डी में चेंज हो जाता है। विटामिन डी और किस काम आता है, ये जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनको भी हेल्दी रखने में सहायक होता है। उनको भी ये कैल्शियम प्रोवाइड हो जाता है। विटामिन डी से उनकी भी हड्डियां वगैरह मजबूत बनती हैं, छोटे बच्चों का अच्छी ग्रोथ होती है और ये हेल्दी रहते हैं। और इनकी जो कमी से यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कौन सी होती है, रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, जिसको सूखा या सुखंडी भी कहते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है सुखंडी रोग किसकी कमी से होता है, तो आंसर इज विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। एडल्ट में जो ये रोग होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, यानी एडल्ट में जो रोग पाया जाता है वो ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चों में जो रोग पाया जाता है वो है रिकेट्स। इसका स्रोत क्या है, ये कॉड मछली के लीवर का तेल है, यानी जो मछली फिशेस के कॉड ऑयल होता है, फिशेस की लीवर का जो कॉड ऑयल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, और मक्खन में भी ये विटामिन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये हमारी स्किन और हमारे हेयर्स को सुंदर और स्वस्थ बनाता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जनन क्रियाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है। ये बांझपन और नपुंसकता को भी समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है। और इसका जो स्रोत है वो है अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां या गेहूं अंकुर या गेहूं का तेल। गेहूं अंकुर या गेहूं का तेल क्या होता है, यदि हम किसी डिब्बे में गेहूं घर में गमले में वो कर दें, उगा लें, उस गेहूं डाल दें और फिर उसके पौधे छोटे छोटे निकल आते हैं, उन पौधों को निकाल करके फिर उनका रस निकाल के पिया जाता है, उसी को कहते हैं गेहूं अंकुर। वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के को जो रासायनिक रूप से कहते हैं वो है नेफ्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन भी कहा जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। रक्त का थक्का हमारी बॉडी के बाहर बनता है, यानी कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो वहाँ से जब रक्त बहने लगता है तो रक्त बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। यदि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बना तो ब्लड निकलता रहेगा और क्या होगा, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो विटामिन के है ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमा देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड जो बह रहा होता है वो रुक जाता है। अच्छा, शरीर के अंदर हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में पिछले वीडियो में कि जो बॉडी है हमारी, हमें बॉडी में अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या करता है, ये बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। हिपेरिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने वाली। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है, हिपेरिन भी दे देंगे, प्रोथ्रोम्बिन भी दे देंगे, अदर कुछ भी दे देंगे। वहाँ आपको पहचानना याद रखना है कि जो हिपेरिन है वो बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है, और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो हैं वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है बॉडी के बाहर। कौन सा विटामिन है ये, विटामिन के। नेक्स्ट, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है, यदि विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, विटामिन के की यदि कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया रोग में होता क्या है, इसमें ब्लड बहना शुरू हो जाता है। यदि हमारी बॉडी में कहीं चोट लग गई, ब्लड बह रहा है तो वो बहता ही रहेगा, वो रुकता नहीं है, यानी ब्लड में थक्का नहीं बनता है। और जब थक्का नहीं बनता है तो फिर ब्लड पूरा शरीर से बाहर निकलने लगता है और डेथ हो जाती है। इस रोग को जेनेटिक रोग या आनुवंशिक रोग भी कहते हैं, या इसको शाही रोग भी कहते हैं। इसके जो स्रोत हैं वो हैं टमाटर, पनीर और हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट है विटामिन पी। एक और विटामिन होता है विटामिन पी। ये जो विटामिन पी है इसका जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनामाइड।
ये विटामिन सी का पूरक होता है। एक्चुअली विटामिन सी हमारी बॉडी में जो काम करता है उसी का ये पूरक होता है न्यूकोटिनामाइड। यानी कि हमको कोई विटामिन सी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो साथ में इसका भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा विटामिन पी का। ये दांतों और हड्डियों की वृद्धि में सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तो विषैले पदार्थ से शरीर की रक्षा होती है। ये विटामिन पी का कार्य हो गया। नेक्स्ट है विटामिन B17। विटामिन B17 के बारे में ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है कि ये कैंसर के उपचार में सहायक विटामिन होता है। यानी कैंसर का उपचार किया जाता है तो विटामिन B17 का पोषण दिया जाता है पेशेंट को। ये विटामिन से संबंधित मैंने सारी बातें आपको बता दी। और विटामिन सी के बारे में भी बात कर लें। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड उसको कहते हैं। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रासायनिक नाम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने पहले भी आपको जो लिस्ट दी थी उसमें लिखा था विटामिन सी, ये नीचे। ये एस्कॉर्बिक एसिड सभी जानते हैं कि विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है? ये एक अस्थायी विटामिन है। अस्थायी विटामिन मीन्स कि यदि हम पकाते हैं तो पकाने पर या खुले में रखने पर ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं वो सभी खट्टे फल हैं, आंवला, नींबू, मिर्च। हाँ, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है या इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है। और ये खट्टे फल नहीं देंगे और मिर्च आपको दे देंगे तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ कि जितनी भी सब्जियाँ होती हैं उन सब्जियों के जो छिलके होते हैं उन सभी छिलकों में भी विटामिन सी होता है प्रेजेंट। इसीलिए हमें छिलकों का भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लेना चाहिए। अंकुरित अनाज में भी ये विटामिन सी पाया जाता है। और जो चेरी होती है वो चेरी में भी विटामिन सी होता है। लेकिन कहीं भी आपको यदि क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई किस में पाया जाता है तो वहाँ पे अंकुरित अनाज में विटामिन ई ज़्यादा होता है। अभी थोड़ी देर में हमने पढ़ा कि अंकुरित अनाज में विटामिन ई ज़्यादा होता है, ब्यूटी प्रोटीन बोलते हैं उसको। तो फिर वहाँ पर विटामिन ई लगाएंगे अंकुरित अनाज के लिए, सी नहीं सोचेंगे। लेकिन सी इसमें भी पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, करौंदे का फल आपने खाया होगा, खट्टा होता है। तो जो करौंदे का फल होता है इसमें भी विटामिन सी होता है। लेकिन एक चीज़ जो इससे इम्पॉर्टेंट है, इसमें आयरन बहुत पाया जाता है। करौंदे में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। जब भी लेकिन क्वेश्चन आता है विटामिन सी से संबंधित, और आंवला और नींबू, उसमें ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो सी पाया जाता है वो आंवले और नींबू में ही पाया जाता है। आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? हमारे भारत में आंवला सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ एरिया है वहाँ पे होता है। विटामिन्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि विटामिन्स क्या हैं। ये ग्रोथ एलिमेंट होते हैं। एक चीज़ और, जो विटामिन के और विटामिन डी है वो बॉडी में भी बनते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं कि विटामिन के और विटामिन डी इनका सिंथेसिस बॉडी में भी होता है। मछली के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। फिश के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। ये थोड़ी सी विटामिन से संबंधित इम्पॉर्टेंट बात थी। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हुआ। अब और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए चैप्टर को लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लाइक एंड शेयर करना।